मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्टर स्कूलिंग में। हम इस वीडियो में कक्षा 5 रिमझिम की पाठ 16 पानी रे पानी पाठ के प्रश्न और उत्तर हल करेंगे। यह इस पाठ का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में पाठ की व्याख्या की गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फिर शुरू करते हैं पाठ के प्रश्न और उत्तर। तुम्हारे आसपास पहला प्रश्न है, अपने आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ। प्रश्न है वह 1, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? हमारे घर में पानी जल बोर्ड के सप्लाई से आता है। उसका उत्तर है। प्रश्न 2, तुम्हारे घर का मैला पानी बहकर कहाँ जाता है? उत्तर है, हमारे घर का मैला पानी बहकर नालों या सीवर में जाता है। ये एक पिक्चर यहाँ पे है जिसमें सीवर की ये मोटी मोटी पाइपें लगी हैं जो बाद में जाके जो नदियाँ या तालाब होते हैं, गांव में जैसे तालाब हुआ और शहरों में नदियाँ होती हैं, तो उसमें इस सीवर के पानी वहीं पे गिरा दिए जाते हैं, बहाए जाते हैं। इसकी वजह से नदियाँ भी और तालाब भी प्रदूषित हो रहे हैं। इसीलिए इसे डायरेक्ट नदियों में नहीं गिराते। अभी ऐसा होता है कि इसको पहले प्यूरिफाई करते हैं पानियों को थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको ये गटर के पानियों को, सीवेज के पानी को नदियों में बहा देते हैं। प्रश्न 3 क, तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है? हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 80 से 100 फीट नीचे है। प्रश्न 3 का ख है, आज से 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचे था? आज से 15 वर्ष पहले यह पानी लगभग 20 से 25 फीट नीचे था। देख रहे हैं बच्चों, पहले और आज में कितना अंतर आ गया है। पहले 20 से 25 फीट नीचे पानी था, लेकिन अब 80 से 100 फीट हो गया है। अनुमान लगाकर बताओ, पाठ के आधार पर बताओ। अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना, जैसा हमने पढ़ा था पाठ में, दूसरों का हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानता है? हमने जब पाठ पढ़ा है उसकी व्याख्या की, उसमें ये प्रश्न आया है कि अपने घर में मोटर लगवाना दूसरों के हक को छीनने के बराबर है। मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जबकि मोटर नहीं लगवाने वाले को पानी नहीं मिलता। स्पष्टतः उनका हक छीनने के बराबर है। प्रश्न 2, बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है। ढकी भूमि जल नहीं सोख पाती, जिससे धरती की गुल्लक भर नहीं पाती। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। ऐसा होता है जब हम खाली भूमि को ढक देते हैं तो भूमि सीमेंटेड हो जाती है, सीमेंट हो जाता है, सब रोड बन जाते हैं, घर बन जाता है। तो क्या होता है कि ये सीमेंट तो पानी को अंदर सोखेगा नहीं, मिट्टी होती है तो मिट्टी सोखती है और वो पानी ज़मीन में अंदर भूजल को संचित करती है। तो इससे क्या होता है कि जब भूजल संचित नहीं है तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में पानी की कमी हो जाती है और अकाल पड़ जाता है। और बरसात में चूँकि मिट्टी पानी सोखती है तो पेड़ आते हैं तो पेड़ की जड़ें पानी खींचती है, सोखती है। अब सीमेंट पे तो पानी ऊपर ही रहेगा, तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जाएगा, इसलिए बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रश्न 3 है, इसी का देखते हैं। धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती के गुल्लक भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलती है। तो जो बारिश का पानी होती है, जो हमारे नदी है, झील है, तालाब है, यही सब हमारे धरती के गुल्लक को भरने का काम करती हैं। अब आते हैं प्रश्न, यदि हाँ तो क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। उत्तर, हमारे इलाके में बाढ़ तब आई थी जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। माता पिता बताते हैं कि वह बहुत भयानक बाढ़ थी। सारी बस्ती पानी में डूब गई थी, हजारों लोग बेघर हो गए थे, लोग खाने को मोहताज थे। छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने का पैकेट गिराया जा रहा था जो कि पर्याप्त नहीं होते थे। बच्चे और बूढ़ों की हालत काफ़ी बदतर थी।
तो हमारे इलाके में तो अभी जैसे अगर आपके जान पहचान में अगर कोई ऐसी बाढ़ आई है और आपने उसे देखा है तो उसके बारे में लिखिए। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाया है जो 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में बाढ़ आया था। उत्तराखंड केदारनाथ में ये बाढ़ आई थी। ये फ़ोटो भी वहीं की है जो काफ़ी उस समय बहुत ज़्यादा ये फ़ोटो चर्चित हुई थी बाढ़ की। तो ये बाढ़ की सीन है जो 2013 में आई थी केदारनाथ में। प्रश्न 2 है, क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है? यदि हाँ तो बताओ कि कैसे तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में आने वाले पानी के साथ बंधी होती है। हाँ, मेरे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है, इसलिए घर के लोगों को दिनचर्या पानी आने के साथ शुरू हो जाती है। पानी प्रातः 6:30 बजे आता है जो करीब 2 घंटे रहता है। नहाना, कपड़ा धोना आदि काम इसी बीच में कर लेना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में दूसरा कोई काम नहीं करते बल्कि केवल पानी से जुड़े ही काम करते हैं। हाँ, जब अगर बंधी दिनचर्या की जब पानी एक लिमिटेड टाइम के लिए आ रहा है, सिर्फ 2 घंटे के लिए आ रहा है, तो ये 2 घंटे में अगर हमें कोई काम, मान लो नहाने का मन नहीं है फिर भी हमें नहाना पड़ेगा, क्योंकि हम बाद में अपने घर के काम को ख़त्म करके फिर जल्दी से कुछ टाइम के, जब थोड़ी टाइम रह जाता है पानी जाने के लिए, तो हम पानी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हमें ये पानी के हिसाब से हमारी जो दिनचर्या होती है वो बंधी होती है। प्रश्न 3, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्च होता है? हाँ, मेरे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। स्वयं मेरे घर में रोज़ औसतन 20 लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर 40 रुपये का खर्च होता है। आप लोग ने भी देखा होगा बड़े बड़े 20 लीटर के वो कंटेनर आते हैं पानी के, जिसमें पानी भरा रहता है। और क्योंकि पानी सप्लाई से घर में जितना हमें ज़रूरत है उतना नहीं मिलती, तो हम पीने के लिए ख़रीदते हैं। तो ऐसे आता है पानी का इस तरह का सीलबंद डब्बा होता है, से हम लोग खरीदते हैं। संकट क्यों? पाठ 1 पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात कही है? नदी, नालों तथा तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना देने से पानी के संकट का प्रमुख कारण है। पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फिजूल खर्ची भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। इसमें तो ये है बच्चों कि आप इसको अपने से करें, स्वयं सोचें कि इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, ब्रश करते समय हम नल को खुला छोड़ देते हैं। नल को खुला नहीं रखना है। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पानी इस्तेमाल करो। कपड़ा धोने के बाद, जैसे कपड़े को हम धो लेते हैं तो साफ कुछ पानी जो बचते हैं कपड़ा धोने के बाद, उस पानी से हम बाहर, अपने घर के बाहर धुलाई और सफाई कर सकते हैं। सब्जियां आदि धोने के बाद जो पानी बचता है उसको हम गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करके, इस तरह की जो आदतें हैं पानी को बचाने की, अपने हम रोज़ के दिनचर्या के लाइफ में अपने डेली की दिनचर्या में इंक्लूड करके इस तरह से हम पानी की बचत को कर सकते हैं और पानी के संकट से निकल सकते हैं। पानी की फिजूल खर्ची, इस प्रश्न 3, जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है, क्या यह सही है? क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। हमें बिजली की सावधानीपूर्वक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगी तो जाहिर है संकट पैदा होगा ही। जब ज़रूरत ना हो तो हमें लाइट ऑन करके नहीं रखना चाहिए।
जब हम कमरे से निकल रहे हैं तो पंखे को बंद करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो और लाइट भी हमें जब ज़रूरत हो तभी ऑन करना चाहिए। कुछ घर के काम मशीन के बजाय हमें हाथों से करना चाहिए। जैसे हम कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो उसे हमें अपने हाथों से ही धो लेना चाहिए। हो गया। अब मिक्सी में मसाला पीसने की जगह हम उसे कूट सकते हैं। इस तरह से हम बिजली की बचत कर सकते हैं और वो जल के संकट की तरह बिजली की संकट भी हो उससे पहले ही हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। पानी का चक्कर, भाषा का चक्कर। पानी की समस्या बचत संबंधी पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम तुम 4-4 के समूह में भी कर सकते हो। तो ये एक पोस्टर है जो मैंने यहाँ पे लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बादल हैं और ये पानी, यहाँ एक घड़ा रखा है जो कि इसमें पानी संचित हो रही है। एक तरफ से तो ये पानी का उपयोग देखिए यहाँ से, ये जैसे मान लीजिए ये हम लोग अपने इस्तेमाल में कर रहे हैं घरेलू कामों में और पेड़ पौधे उग रहे हैं, और अंदर नीचे से जो एक घड़े में यहाँ छेद है उससे वो पानी रिस के अंदर और पृथ्वी के, यहाँ पे पृथ्वी का ही ये चित्र है जो काफ़ी अंदर गहराई पे, जिसे हमें कहते हैं भूजल, संचित भूजल है, वो स्टोर हो रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है और बहुत अच्छा इसका मैसेज है जो कि हमें पूरे पाठ में पढ़ाया गया है जो और समझाया गया। पूरे पाठ का सारांश इस फोटो में है। तो आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो। और इस पे यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि ज़रूरत के समय एक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वर्थ मोर देन अ सैक ऑफ गोल्ड टू अ थर्स्टी मैन। एक प्यासे इंसान को एक पानी की एक बूंद ज़्यादा ज़रूरी होती है, ज़्यादा कीमती होती है एक सोने से भरे गट्ठर से या बोरे से। ज़्यादा कीमत किसकी होती है? पानी के एक बूंद की। और पानी की समस्या से ये पोस्टर हो गया। और यहाँ पे है पानी की समस्या बचत से संबंधित नारे। तो पहला है, पानी है अनमोल, बहाओ इसे ना बेकार, जल ही जीवन है। और ये तो आप टीवी में भी देखते होंगे, मुख्य रूप से दूरदर्शन पे हमेशा ये आता है, जल ही जीवन है, जल की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा। प्रश्न 2, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का एक अर्थ है या 2 अलग अलग अर्थ है? सोचो और बताओ। पानी की बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी को बर्बाद करना। सबकी बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी की कमी से होने वाले परेशानियां। प्रश्न 2, पानी हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण तो है ही, मुहावरे की दुनिया में भी उसकी खास जगह है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठा करो और उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। उत्तर, पानी से संबंधित कुछ मुहावरे और वाक्य प्रयोग। पहला है क, मुंह में पानी आना, मतलब जी ललचाना, कोई चीज़ खाने के लिए देख के मन ललच जाए कि ये हमें मिल जाए खाने के लिए। मिठाई देखते ही भोलू के मुंह में पानी आ गया। गरम गरम जलेबी देखते ही, बहुत सारे मुहावरे आप बना सकते हैं, इस पे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। गरम जलेबी देख कर हमारे मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। आंखों में पानी भर आना, उसकी विपदा की कहानी सुनकर मेरी माँ की आंखों में पानी भर आना का मतलब होता है कि दुखी होना। तो जब उसकी मान लो कोई भी है जिसने अपने ऊपर बीते हुए दुख को, कष्ट को जब बताया तो मेरी माँ की आंखों में पानी आ गया। क्योंकि पानी आने का मतलब यहाँ पे कि मेरी माँ दुखी हुई तो उसके आंख में आंसू आ गया। पानी पानी होना, अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी पानी हो गया। इसका मतलब होता है, पानी पानी होने का मतलब होता है
लज्जित होना या शर्मिंदा होना। उसने जो गलत काम किया था उसकी वजह से वो पानी पानी हो गया या शर्मिंदा हो गया। पानी फेरना, मेरी मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, मतलब बेकार कर देना। पानी फेरना मतलब हो रहा मेहनत को बेकार करना। तुमने मैंने मेहनत किया था उस काम को तुमने बेकार कर दिया। तो इसका वाक्य में आप प्रयोग कई तरह से कर सकते हैं। मेरी मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया। मैंने जो लिखा था, इतना मेहनत किया उस पर तुमने पानी फेर दिया। मैंने जो पढ़ाई की थी उस पर तुमने पानी फेर दिया। इस तरह से आप बहुत सारे मुहावरे और वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये है पाठ का प्रश्न और उत्तर। हमने सभी प्रश्न और उत्तर किए हैं और समझे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।